नमस्ते, प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सभी लोगों को। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने के लिए आए हैं, क्योंकि आजकल ना ऐसे पेशेंट हमारे प्रैक्टिस में आते हैं जिनको इरेक्शन मेल इनफर्टिलिटी के तहत यह बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि लोगों को ना इरेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो इसमें आयुर्वेद कैसे देखता है और आयुर्वेद में हम लोग इसका कैसे इलाज कर सकते हैं, क्या विचार कर सकते हैं, वह सब जानना बहुत ज़रूरी है। अभी चरक संहिता में तो जो 30वां चैप्टर है उसमें सब बताया है, लेकिन मैं पहले इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में थोड़ा आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। क्योंकि ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन ना आजकल ऐसे पेशेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि उनको ना इरेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो रहता है वह आजकल पुरुषों में पुरुषों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसकी वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मतलब वो अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब क्या है कि इनएबिलिटी टू कीप द इरेक्शन ड्यूरिंग सेक्स। जब भी वो मैथुन करना चाहते हैं तो पेनिस में इरेक्शन कंटिन्यू रह ही नहीं पाता है, या वो इरेक्शन ही नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, फिर मतलब मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में रहता है। फिर उसके बाद में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हो जाता है। जिसको इरेक्शन नहीं होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है, और इसकी वजह से जो रिश्ते हैं वो टूटने के कगार में आ जाते हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, तो इसके सिम्टम्स क्या क्या, लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे पहचाने कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो एक तो पहला है कि शुरुआत में इरेक्शन ही नहीं होता है, मतलब वो थोड़ा भी इरेक्ट नहीं होता है, लिंगोत्थान जो बोलते हैं वह होता ही नहीं है। उसी तरह से वह कंटिन्यू ज़्यादा देर तक भी नहीं रहता है। उसमें या तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन होगा, जल्दी से शुक्र निकल जाएगा, और उसके बाद में लूज पड़ जाएगा, और लूज पड़ गया तो फिर 24 घंटे वो फिर इरेक्ट ही नहीं होगा। इसी तरह से फिर जो काम वासना है, काम उत्तेजना, वह होगी नहीं। क्योंकि अपने ऋषि मुनि लोगों ने लिखा है कि धर्मार्थ सुख साधनम, मतलब आयुर्वेद का प्रयोजन इसलिए बताया है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। तो धर्म कर लिया, अर्थ कमा लिया, लेकिन काम नहीं किया तो मोक्ष की तरफ कैसे जाएंगे। तो और गृहस्थ जीवन के लिए काम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो वह एक अर्थ है, पुरुषार्थ में एक स्टेप है। तो अगर काम इच्छा ही नहीं होगी तो पति पत्नी में हर समय झगड़े लड़े होंगे। और जो विवाह की संकल्पना बताई अपने ग्रंथों में, अपने हिंदू धर्म में, तो उसका यही है कि काम की जो इच्छा है सभी प्राणी मात्र को होती है, सभी मनुष्यों को होती है, मतलब सभी पशु पक्षियों को भी होती है, सभी को होती है। तो वह योग्य प्रकार से तो होना चाहिए। वह अगर नहीं हो रही है तो फिर पूरा सांसारिक जीवन ही व्यर्थ जाता है। अब इसका कॉजेज क्या हो सकता है, मतलब क्यों इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो इसके कॉजेज हो सकते हैं कि किसी को जब ब्लड प्रेशर होता है, बहुत हाई ब्लड प्रेशर होता है, बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, हाइपरटेंशन के वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो उतने प्रमाण में नहीं जा पाता है, सारा मतलब ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में जाता है और प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो इसकी वजह से पेनिस में जो वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन वो ठीक से नहीं हो पाता है, इसलिए इरेक्शन नहीं हो पाता। दूसरा है कि डायबिटीज़, जिनको मधुमेह रहता है उनको भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, ज्यादातर सभी लोगों को मधुमेह की अवस्था में, ओल्ड एज में डायबिटीज की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। क्योंकि नसें कमजोर हो जाती हैं, मसल्स में उतनी ताकत नहीं रहती है, तो इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है। और इसका इफेक्ट माइंड पे भी होता है। अगर इरेक्शन नहीं होता है तो माइंड ना रिलैक्स नहीं होता है, स्ट्रेस आता है, हार्मोन सिक्रिएट हो रहे हैं, एंड्रोजन सिक्रिएट हो रहे हैं, लेकिन वो इरेक्शन नहीं हो रहा है तो माइंड सेटिस्फाइड नहीं होगा, और फिर बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी रहती है। बहुत सारे उन्माद अपस्मार के भी पेशेंट इसकी वजह से ही पाए जाते हैं। उसी तरह से कभी कभी अटेरोस्क्लेरोसिस जैसे कंडीशन रहती है, वो भी एक कॉज रहता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। क्योंकि क्लॉग्ड ब्लड वेसल्स रहती है, मतलब पूरा ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा ऐसे अवरोधात्मक संघ संप्राप्ति है, तो उसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है। इसी तरह से मोटापा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जो मेल पेशेंट थे, बहुत ज़्यादा ओबेस थे, बहुत ज़्यादा मोटे थे, उनको इरेक्शन का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था, वो बोलते थे कि हमें कुछ होता ही नहीं है। तो फिर मैंने उनका, क्योंकि स्त्रोतोरुद रहता है, जितना ओबेसिटी बढ़ता है उतना पेट में, फिर स्तनों में, सब जगह चर्बी चर्बी जमा हो जाता है। और यहाँ पर भी मेदावृतवात, इसकी वजह से। और इसमें बताया है, चरक संहिता में बताया है अष्टोनिंदतीय में कि जवोपरोध, मतलब मैथुन में असमर्थता, यह कंडीशन हो जाती है। यह हमारे ग्रंथकार भी बताते हैं और यह प्रैक्टिकली देखने के भी लिए आता है। तो इसीलिए ये ओबेसिटी, मेदो रोग जो है,
यह भी एक कारण होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। इसी तरह से पेरोनिस डिजीज करके एक बीमारी होता है, जिसमें ना पेनिस के अंदर में कुछ स्कार टिश्यू उत्पन्न हो जाते हैं, और उसके वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, क्योंकि इसमें एनाटोमिकली कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है, उसकी वजह से भी इरेक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है। उसी तरह से जो लोग तंबाकू खाते हैं, टोबैको बहुत ज्यादा खाते हैं, उनको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, क्योंकि वह अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करता है टोबैको। तो उसके वजह से भी जो ब्रेन से सिग्नल्स जाती हैं वह नहीं जा पाती है, तो इरेक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है। इसी तरह से जो लोग अल्कोहल का बहुत ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, बहुत ज्यादा मदिरा सेवन करते हैं, उनको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, और ये पाया जाता है बहुत सारे इंडियन लोगों में, ये पाया जा रहा है। इसी तरह से जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स रहते हैं, जिनको नींद नहीं आती है, या फिर नींद में बड़बड़ाने की तकलीफ है, या नींद में सपने ज्यादा देखते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में जितनी भी बीमारियां हैं, अति निद्रा हो गया, हीन निद्रा हो गया, अनिद्रा हो गया, अति निद्रा हो गया, दिवा स्वप्न हो गया, ये सब के वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये हो जाता है। इसी तरह से अगर सर्जरीज हो गया स्पाइनल कॉर्ड में, या पेल्विक एरिया में अगर सर्जरीज हुआ, या इंजुरी हो गया, स्पाइनल नर्व्स डैमेज हो गई हैं, या सर्जरी के वजह से कुछ तकलीफ हो गया है, तो उसके वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। इसी तरह से जिनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम रहता है, एनलार्ज प्रोस्टेट रहता है, या जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर का, उनको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। इसी तरह से ये तो मैंने सारी बीमारी वाले बता दिया, पैथोलॉजिकल कॉजेज बता दिया जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करते हैं। इसी तरह से फिजियोलॉजिकली मतलब शरीर क्रियात्मक कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं, और उसके वजह से भी इरेक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है। मैं आप लोगों को जो भी बता रहा हूं ना, ये आप लोग अपने पेशेंट्स में एनालिसिस करिए, क्या हेतु से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया है। तो कभी कभी स्ट्रेस रहता है, इतना ज्यादा मानसिक तनाव रहता है, काम शोक भयाद वायु, काम से, शोक से, भय से वायु का प्रकोप हो जाता है, और वायु का प्रकोप इतना ज्यादा हो जाता है कि वह विकृत हो जाने की वजह से इरेक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है। इसी तरह से डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, मेंटल हेल्थ अगर बहुत ज्यादा खराब है, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, उसकी वजह से भी इरेक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है। और इसको ध्वजोपघात जन्य क्लैब्यता ऐसा बोला जाता है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह से आयुर्वेद में इरेक्टल डिस्फंक्शन को क्लैब्यता बोलते हैं, नपुंसकता नहीं बोलते, क्लैब्यता बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि वात पित्त कफ तीनों दूषित हो जाते हैं, और इसके और मेन खासकर क्लैब्यता क्यों आती है, मतलब ध्वजोपघात जन्य क्लैब्यता आने का कारण है कि वायु जो है उसकी रुक्ष गुण से बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। और अब ये क्लैब्यता जो है वो मानसिक लभ्यता भी हो सकती है, उसमें कुछ मानसिक, जैसे सिजोफ्रेनिक पेशेंट आप लोगों ने देखे होंगे, जो पागल रहते हैं, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, उन लोगों को ना कभी भी वो मतलब मैथुन करने की इच्छा ही नहीं होती है, मानसिक रूप से वो क्लैब्य रहते हैं, या वो डरते हैं, घबराते हैं कि मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, उनको डर लगता है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से मानसिक लभ्यता आती है, और इसके वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये प्रॉब्लम होती है। उसी तरह से जो लोग पॉर्न वीडियोस देखते हैं, बहुत ज्यादा स्त्रियों के बारे में सोचते रहते हैं, स्त्रियों के मध्य में बैठे रहते हैं, स्त्रियां ही उनके लाइफ में रहती हैं, दिन भर स्त्री, जिसको हम लोग शास्त्रों में स्त्री लंपट बोला है, केवल स्त्रियों में ही रहते हैं, तो उनको क्या होता है कि शुक्र क्षय बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, वो लोग उसी में रहते हैं, वह विषय में ही रहते हैं, तो उनके वजह उनको इतना ज्यादा शुक्र क्षय हो जाता है कि उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह से व्याधिज क्लैब्यता जो रहती है, पहला मैंने मानसिक क्लैब्यता बताया, दूसरा शुक्र क्षयजन्य क्लैब्यता रहती है, और तीसरा है व्याधिज, व्याधि की वजह से। अब क्या होता है कि कोई जैसे मधुमेह हो गया, उसके वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, और ऐसा दिखता है, हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमसे दवाइयां लेके जाते हैं, एक मेरे पास ईडी ऑयल है, वो लगाते हैं, ये सारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो वो व्याधि जन्य होती है। उसी तरह से आगंतुज कारण होते हैं, आगंतुज क्लैब्यता होती है, उसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होते हैं। तो अगर इंजुरी हो गया, या फिर मैथुन करते टाइम वहां पे पेनिस में इंजुरी हो गया, या सर्जरी करा दिया गया, उसकी वजह से होते हैं। एक मेरे पास एक पेशेंट आई थी, फीमेल पेशेंट आई थी, वो बोली कि मेरे हस्बैंड जो है वो ये इस्कॉन टेम्पल में पुजारी हैं, और मतलब हरे कृष्णा हरे रामा करते हैं, और वहां पर ब्रह्मचर्य पालन करना है, और मुझे जबरदस्ती उनसे शादी करा दिया गया। तो मैंने अपने हस्बैंड का देखा पेनिस, तो वहां पे इंजर्ड कर दिया गया था, मतलब पत्थर से फोड़ फोड़ के पूरी तरह से जख्मी कर दिया गया है, तो वो कभी लाइफ में कर ही नहीं सकते हैं। तो उसके वजह से उनको इरेक्शन ही नहीं होता है, क्योंकि इंजुरी हो गया है। तो अपने ग्रंथों में ये चीज बोला है, आगंतुज सॉरी आघातज, आघातज जो क्लैब्यता रहती है,
आघात जन्य जो क्लैब्यता रहती है उसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। उसी तरह से शुक्र वेग का निरोध करने से जो क्लैब्यता आती है, जैसे कि अब क्या है बताया कि हमें ना इंद्राणम न लालित न पीड़ित, इंद्रों को बहुत ज्यादा लालन में नहीं रखना है ना पीड़ा में रखना है। अब क्या है कि शुक्र का वेग आ रहा है और उसको रोक दिया गया। तो जब शुक्र वेगान न धारित न उदीरित, जब ये बता रहे कि वेगों को धारण नहीं करना और जबरदस्ती भी नहीं निकालना है, जब वेगों को धारण कर दिया जाए तो उसकी वजह से मानसिक क्लैब्यता आ जाती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये कंडीशन आ जाती है। या कभी कभी बहुत सारे ऐसे कंडीशन रहती है कि पत्नी जो भी पार्टनर है उससे बहुत ज्यादा झगड़ा लड़ाई चल रहा है और जैसे कि डिवोर्स केसेस में चलता है, तो उसकी वजह से ना पूरी तरह से माइंड जो रहता है वो एकदम खिन्न हो जाता है ये सब चीजों से, तो उसको मन ही नहीं होता है, तो उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है ऐसे। और फिर ना एलोपैथी में वाइग्रा वगैरह देते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स देते हैं, तो वो टेम्पररी तो फायदा करता है, एक दिन के लिए अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन 3 महीना 4 महीना तो इरेक्शन ही होता है, वो आर्टिफिशियल रहता है। उसके बारे में मैं कभी और अच्छे से बताऊंगा, आज मैं आयुर्वेद के बारे में बता रहा हूँ। तो आयुर्वेद जो है वो नेचुरल है, आयुर्वेद जो करता है वो नेचुरली सभी चीज को ठीक करता है। तो इसमें कुछ कुछ दवाइयां मैं बता रहा हूँ जो आप लोग अपने प्रैक्टिस में प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। जैसे कि गोक्षुर है, गोक्षुर जो है वो वृक्ष है, गोक्षुर का प्रयोग अगर आप लोग करेंगे, जैसे गोक्षुर आदि गूगल का प्रयोग कर देंगे तो वो मूत्र प्रवृत्ति भी अच्छा करता है और इरेक्शन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी ठीक कर देता है। इसी तरह से मैं अभी मेडिसिन पे बाद में आऊंगा, पहले मैं चरक संहिता में जो योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय 20वां चैप्टर, उसमें ना ध्वज भंग का जो हेतु बताया वह हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। हेतु जानना बहुत जरूरी है, और आप लोग केस टेकिंग करेंगे तो आप लोग ये जरूर पूछिएगा कि पेशेंट को ये सब हेतु का सेवन करने से हुआ है क्या इरेक्शन का प्रॉब्लम, क्योंकि संक्षिप्त क्रिया एगो निदान परिवर्जनम, सबसे अच्छा क्रिया क्या होता है, चिकित्सा क्या होता है कि निदान का परिवर्जन कर देना है। तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि ध्वज भंग कृतम शुणु। अब अग्निवेश जी अपने मतलब अग्निवेश को आत्रेय जी अपने गुरु जी बता रहे हैं कि सुनिए, ध्वज भंग जो होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उसको संस्कृत में ध्वज भंग बोलते हैं। तो ये क्या होता है वह गुरुजी बता रहे हैं, अग्निवेश आदि जो छात्र हैं उनके उनको बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि अत्यम्ल लवण क्षार विरुद्धासात्म्य भोजनात् अत्यम्ब पाना विषमात पिष्टान्न गुरु भोजनात् दधि शिरानुपमास सेवना व्याधि कर्षणात् कन्यानां च गमनाद योनि गमनादपि दीर्घरोग चिरोत्सृष्टा तथैव च रजस्वलां दुर्गन्धा दुष्ट योनिं च तथैव च महास्तृतं परिस्तृताम् ईदृशीं प्रमदा मोहाद्यो गच्छेत् काम हर्षिता चतुष्पदाभिगमने गमनाशेफश्चापि अभिघातता आधावनाद्वा मेढ्रस्य शस्त्रदंत नखशतात् काष्प्रहोर्निशुकानां चाति सेवनात् ऋतस्य प्रतिघाता ध्वजमृग प्रवर्तते शृणु वेदना। अब ये इन्होंने हेतु बताए, वो हेतु बताता हूँ फिर मैं बाद में लक्षण बताता हूँ। तो इन्होंने बोला है कि पुनर्वसु आत्रेय जी अपने शिष्य अग्निवेश ऋषि को बता रहे हैं कि आप लोग सुनिए, मैं जो ध्वज भंग जन्य क्लैब्यता है वह किस किस कारणों की वजह से होती है वह आप लोग सुनिए। तो बहुत ज्यादा खट्टा खाना, जो लोग बहुत ज्यादा अचार खाते हैं, बहुत ज्यादा नींबू का सेवन करते हैं, तो इसके वजह से शुक्र जो है वह बन नहीं पाता है और उसके वजह से वहां पे पूरी तरह से शुक्र स्त्रोतस की दृष्टि हो जाती है और उसके वजह से यह ध्वज भंग या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। और आप लोग देखेंगे जब भी पेशेंट आते हैं ना तो उनके हिस्ट्री में रहता है कि अचार एक एक कटोरी खा रहे होते हैं, एक एक कटोरी तक खाते हैं, तो इसलिए उनको ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, तो वह बंद करना है। फिर जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं, अब लोगों को क्या है कि कोई भी चीज खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो उसमें नमक ज्यादा डालते हैं, तो अति लवण यह सेवन करना भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण होता है। फिर क्षार का सेवन, जो चाइनीज पदार्थ बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा चाइनीज खाते हैं, जो शरीर के लिए यहाँ नुकसानदायक है भारत के जैसे देश में, तो क्षार का सेवन ज्यादा करना। या फिर हॉस्टल में जो लोग खाना खाते हैं, कैंटीन में जो खाना खाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि बासी खाने को थोड़ा क्षार डाल के उसको अच्छा फुला के बेकिंग सोडा वगैरह डाल के दे देते हैं, वो कंटिन्यू क्षार का सेवन होगा तो इससे क्लैब्यता और ध्वज भंग ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये होगा। जब आप विमान स्थान पढ़ेंगे पहला चैप्टर, तो उसमें बताया गया है कि क्षार का सेवन करना नपुंसकता और शुक्र क्षय का कारण है, और ध्वज भंग का तो कारण चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में तो बताया ही है। इसी तरह से विरुद्ध अन्न का सेवन करना, जैसे दूध और मछली, दूध और नमक, दूध और नॉनवेज, दूध और अल्कोहल, इनका सेवन जब किया जाता है तो यह भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का एक कारण होता है। इसी तरह से असात्म्य भोजन का सेवन करना, जो शरीर के लिए सात्म्य नहीं है,
जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि लोग वड़ा पाव वगैरह यहाँ खाते हैं महाराष्ट्र में, तो वह वड़ा पाव का आलू जो है वो सड़ा है, खराब आलू लेके आते हैं और उससे वड़ा पाव बना के बेच रहे हैं। तेल जो है वो एक ही तेल सड़ा हुआ है, जला हुआ तेल है और उसी में बनाया जा रहा है। तो असात्म भोजन जो है वह खाया जा रहा है, तो उसके वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बहुत सारे पेस्टिसाइड का यूज होता है, ऑक्सीटोसिन वाला जो दूध पिलाया जा रहा है उससे भी बहुत ज्यादा ध्वजभंग का प्रॉब्लम हो रहा है। उसी तरह से बहुत ज्यादा पानी पीना, जो लोग बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, सुबह भी पानी पीते हैं, शाम को भी पानी पीते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाले पेशेंट जब भी आते हैं आपके पास, तो आप उनको देखिएगा, वो बताएंगे कि हम लोग ज्यादा पानी पीते हैं दिन भर में, और ये मिलता है अग्निमंद होगा, स्त्रोतरोध होगा, आम संचित होगा, शुक्रव स्त्रोत का अवरोध होगा, तो उसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। इसी तरह से विषम और पिष्टान्न सेवन का करना, मैदा के पदार्थों का बहुत ज्यादा सेवन करना और विषम पदार्थों का, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी गर्म कभी ठंडा, ठंडा फिर गर्म, इस तरह से विषम रूप का जो वीर्यात्मक ऐसे द्रव्यों का सेवन करते हैं उनको ये हो जाता है। जो लोग गुरु पदार्थों का सेवन करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा हैवी खाना खाते हैं, उनको भी इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सारी अग्नि तो वहां पर अन्न को पचाने के लिए लग जाती है और स्त्रोतोरोध होता है, आम संचिति होती है, और उसकी वजह से ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। इसी तरह से दही का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में करना, आनुक पशु पक्षियों का मांस सेवन बहुत ज्यादा करना, दूध का सेवन ज्यादा करना लेकिन व्यायाम न करना। दूध सद्य शुक्र ग्राम पया, ये पता है, तो शुक्र बना के वो निकाल भी देता है। तो जितना दूध ज्यादा पियेंगे और व्यायाम नहीं कर रहे हैं, फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो शुक्र निकलते जाएगा और ये इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। जैन धर्म में बताया गया है कि जो लोग जैन गुरु होते हैं उन लोग को दूध पीने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि दूध जो है वो शुक्र बनाता है और फिर बहुत ज्यादा इच्छाएं बढ़ जाती है, काम की इच्छा बढ़ जाती है, सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए दूध पीने के लिए मना किया गया है। इसी तरह से व्याधियों द्वारा दुर्बल होना, जो बहुत सारे बीमारी से, जैसे मैंने बताया कि अभी कोरोना टाइम में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। उसी तरह से डायबिटीज मिलाइटिस रहता है, फिर आईबीएस रहता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस रहता है, और सारे ऑटो इम्यून डिजीजेस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गया, एल्जाइमर्स हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, जितने भी ऑटो इम्यून डिजीजेस रहते हैं, चैलेंजिंग चैलेंजिंग केसेस, उन सब में ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसी तरह से शरीर कुरुष हो गया है, व्याधि की वजह से हो गया या प्राकृतिक रूप से हो गया है, तो उसमें शुक्र ही नहीं बचेगा, शुक्र स्त्रोत में जाएगा नहीं, उसमें बल नहीं मिलेगा, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। इसी तरह से जो छोटी बच्चियों के साथ मैथुन करते हैं या फिर अकाल योनि गमन करते हैं, जैसे गुद मैथुन करते हैं या पशुओं के साथ करते हैं, या फिर हस्त मैथुन करते हैं, मुख मैथुन करते हैं, जिसको हम लोग बोले ओरल सेक्स करते हैं, तो विकृत रूप से करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वो वहां पे क्षत हो जाएगा, चोट लग जाएगा। अगर वो पशुओं के साथ कर रहे हैं तो उसकी वजह से चोट लग जाएगा, तो और उसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऐसा कंडीशन आ जाता है। इसी तरह से अगर कोई पुरुष है और उसकी वाइफ जो है उसको पीआईडी हुआ है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गया है, वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, या फिर कोई ऐसा फंगल इन्फेक्शन है, अगर दीर्घ काल तक योनि दूषित है। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उनको पूरे योनि प्रदेश में बाहर अंदर सब जगह ऐसे दाने 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 थे, और वो मैं मतलब उन्होंने ये डायग्नोस से ये नहीं पता चला कि उनको ये हो रहा है, मतलब सिफिलिस है, गोनोरिया है, ये सब नहीं था, लेकिन उनको कुछ तो एलर्जी था। उनके हस्बैंड का जैसे ही मैथुन होता था ऐसे दाने 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 आ जाते थे, और हस्बैंड को भी फीवर आ जाता था, इनको भी हो जाता था, मतलब उनके लिए असाथ में था वो। एक तो डिस्पेरेनिया बोलते हैं कि पेनफुल इंटरकोर्स होता है, लेकिन उनको कुछ तो एलर्जी था वहां पे, मतलब हस्बैंड का जो स्पर्म था वो उनको सूट नहीं करता था, जैसे ही स्पर्म निकलता था उससे पूरा मतलब वो बहुत ज्यादा फैल जाता था। फिर बाद में उन लोगों का डिवोर्स हो गया इसी के वजह से। तो ये है, मतलब किसी किसी का शुक्र और ये जो रज है वह अगर सूट नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो इसके वजह से भी यह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। और वो हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि मैं जैसे ही अपनी वाइफ के साथ करता हूँ इनको भी स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है, मुझे भी हो जाता है, और मेरा इरेक्शन ही नहीं हो पाता, तो शायद उनको रज का कुछ रिएक्शन हो जाता था। उसी तरह से जीर्ण रोगों से पीड़ित स्त्री है या रजस वाला स्त्री है, मेंसेस आए हैं, उस टाइम पे अगर मैथुन कर रहे हैं तो उसके वजह से भी वो नहीं हो पाएगा, और मन खिन्न होने की वजह से, इंजुरी होने की वजह से ये हो जाएगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा। दुर्गंधित योनि वाली जो स्त्री है उसके साथ, या फिर योनि से स्त्राव निकल रहे, परिस्रवा योनि व्यापत है, उसके साथ अगर करेंगे तो इससे क्या होता है कि वो पहले तो कर लेते हैं, बाद में उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है और इसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, क्योंकि वो पूरा उस तरह से ऑर्काइटिस जो बोलते हैं, टेस्टिकुलर टेस्टिकल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है,
पेनिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वहां पे जख्म हो जाता है, घाव हो जाता है, और वह मतलब बहुत देर तक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रखता है, बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक, बहुत सालों तक रखता है अगर इन्फेक्शन हो गया पेनिस में तो। इसी तरह से पशुओं के साथ मैथुन करेंगे तो उससे चोट लग जाती है बहुत ज्यादा, और वह जो लोग मूत्रेंद्रियों को क्लीनिंग नहीं करते उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है, और उसकी वजह से भी यह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। मतलब ये सब व्याधि रूप में, या शस्त्र से कट गया, कहीं कट गया, छिल गया, या नाखून लग गया, दांत लग गया, या मूत्रेंद्रिय पे क्षत हो गया, इंजुरी हो गया, उसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह से लकड़ी का प्रहार हो गया, मूत्रेंद्रिय दब गया, यूरेथ्रा दब गया, या जो लोग लिंग बढ़ाने के लिए, पेनिस को एनलार्ज करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन का यूज करते हैं, तो शुक नाम की वनस्पति का प्रयोग किया जाता था, उसका चटनी बना के लगाया जाता था, उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता था पूरा, और उसके वजह से साइड इफेक्ट की वजह से कभी कभी यह मतलब भगवान ने जो गॉड गिफ्टेड दिया है वो सबसे अच्छा है। अगर आप कृत्रिम रूप से बढ़ाने का कोशिश करेंगे और उसका साइड इफेक्ट हो गया तो पूरी तरह से सड़ जाता है, खराब हो जाता है, और इसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। शुक्र के वेग को रोकना यह भी एक हेतु रहता है। और तो ये सारा ना चरक संहिता में बताया। पहले के जमाने में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के प्रॉब्लम होते थे, इसीलिए पहले के जमाने में अलाउड था कि एक स्त्री जो है वह मल्टीपल शादियां करके बहुत सारे हस्बैंड रख सकती है। जैसे कि महाभारत में आप लोगों ने देखा है कि पांचाली के 5 पति थे, क्योंकि मतलब उस टाइम पे अलाउड था, आज के जमाने में अलाउड नहीं है यह। जी, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो आज के जमाने में ये सब अलाउड नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ कुछ दवाइयां जो, अब ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जब रहता है तो क्या क्या लक्षण आते हैं, ये अपने चरक संहिता में बहुत बढ़िया से बताया है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि शवतुर्वेदना में ढे रागश्चैवोपलक्ष्यते, स्फोटाश्च तीव्रा जायन्ते, लिंगपाको भवत्यपि, मास वृद्धि भवेच्चास्य, व्रणा क्षिप्रम भवन्त्यपि, पुलकोदक संकाशः, स्रावस्या वरुणा प्रभा, बलीय कुरुते चापि, कठिनश्च परिग्रह, ज्वरस्तृष्णा ज्वर तृष्णा भ्रमो मूर्छा, छर्दिश्चाशोप्य जायते, रक्तम कृष्ण स्रवित चापि, नीलाविल लोहितम, अग्नेव च दग्धस्य तीव्रो दाह सवेदना, बस्तो वर्ष्णोर्यापि वृष्णयोर्वापि शिवन्यां मंक्षणे चुचा, कदाचित् पिच्छलो वापि पाण्डुः, स्रावश्च जायते, शत्रुर्जायते मंदः, स्तिमितो अल्प परिस्रवः, चिराच पाकं वज्रति, शीघ्रं वाद्यं प्रमुच्यते, जायन्ते कृमयश्चापि क्लेदते पुतिगन्धि च, विश्यर्यते मनुष्यास्य मेढ्रं मुष्कावथापि च, ध्वजभङ्गकृतं क्लैब्यम् इत्येतत् समुदाहृतम्, एवं पंचविधम केचित् ध्वजभंगम प्रचक्षते। इतना बढ़िया बताया है कि जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट आते हैं तो उनको कुछ कुछ क्षत हो गया है, चोट लग गया है, इंफ्लेमेटरी चेंजेस आ गए हैं पेनिस पे, तो क्या क्या हो सकता है, तो वहां पे स्वेलिंग हो सकता है, पूरा मूत्रेंद्रिय जो पेनिस है उसमें सूजन आ सकती है, और उसके वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। फिर वेदना रहती है, पेन बहुत ज्यादा रहता है, रेडनेस बहुत ज्यादा रहता है, कभी कभी पेनिस के अंदर जो ऊपर का जो ये रहता है वो अगर नीचे करके देखेंगे ना, कैप के नीचे का, तो वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे रक्त वाहिनियां फट जाती है, ब्लीडिंग होने लगता है, और उसके वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, इरेक्शन ही नहीं हो पाता। बहुत ज्यादा पुस्टुलर इरप्शन, क्योंकि क्या है ना कि अति सर्वत्र वर्जित, अगर बहुत ज्यादा इरेक्शन हुआ कंटिन्यू, अगर 3-3 4-4 5-5 घंटे तक इरेक्शन हो रहा है, वो मैथुन करे या ना करे, लेकिन इरेक्शन बहुत ज्यादा, फोर प्ले बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, उसकी वजह से ये रक्त वाहिनी फट जाती है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, और वो पॉस्टुलर इरप्शन होके पक जाता है, सड़ जाता है, खराब होने लगता है। इसी तरह से मांस की वृद्धि हो जाती है और व्रण बन जाता है, व्रण में जो एक पूरी तरह से ऐसे पस जैसे कुछ स्त्राव निकलने लगता है, जिसको पुलकोदक या धान का जो धाव, चावल को धोने से जो पानी रहता है उस तरह का कलर का कुछ स्त्राव निकलने लगता है, ब्राउनिश ब्लैक कलर का स्त्राव निकलने लगता है, अरुण वर्ण का स्त्राव निकलने लगता है। फिर ग्लांस पेनिस जो है, ऊपर का जो आगे का भाग रहता है, वह वहां पर चारों ओर से कठोर घेरे घेरे ऐसे लाइनिंग लाइनिंग स्वेलिंग आने लगती है। उसी तरह से पेशेंट को फीवर होने लगता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर ज्यादा रहा तो प्यास लगने लगती है, भ्रम होने लगता है, चक्कर आने लगता है, मूर्छा होने लगती है, उल्टी आने लगती है। उसी तरह से व्रण इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि रेड कलर का, ब्लैक कलर का, नीले रंग का, गंदा वर्ण का स्त्राव निकलता है। उसी तरह से ऐसा लगता है जैसे आग में जला दिया है, इतनी ज्यादा भयंकर बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। उसी तरह से वृषणों में भी दर्द होने लगता है,
टेस्टिकल्स में दर्द होने लगता है, फिर उसके बाद में ग्रॉइन एरिया में, वंक्षण प्रदेश में पेन होने लगता है, बस्ती प्रदेश में पेन, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में भी पेन होने लगता है। पेशेंट बहुत ज्यादा तड़पते रहता है। इसी तरह से पिच्छिल और पांडुवर्ग का स्त्राव निकलने लगता है पेनिस के ऊपर से। उसी तरह से शोथ बहुत ज्यादा आने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि वहां से शीघ्र पक जाता है या कभी कभी स्लो स्लो पकने लगता है। इसी तरह से सड़न युक्त रहता है, दुर्गंध आने लगती है। और जो ग्लैंस पेनिस है, मणि आगे का भाग जो है, मणि जिसको हम बोलते हैं, जो ये पेनिस का आगे का भाग रहता है ग्लैंस पेनिस, उसमें सड़कर गिरने लगते हैं, मेड खराब हो जाते हैं और पूरा टेस्टिकल भी सड़ जाते हैं। तो ये सारे कंडीशन रहते हैं। तो इस इन सब को हमें जानना चाहिए कि ये सब ये कंडीशन रहते हैं, बीमारी वाले कंडीशन रहते हैं, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। तो इसमें चिकित्सा के लिए बहुत सारे वाजीकरण योग बताए हैं। तो वाजीकरण योग जो है आप लोग उसका प्रयोग करिए। अगर स्वस्थ पुरुष भी है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो उसमें आप सफेद मूसली का प्रयोग कर सकते हैं, काली मूसली का प्रयोग कर सकते हैं, फिर सेमल मूसली करके एक दवाई आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, शालमली के रंग जैसा मूसली आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, गोक्षुर का प्रयोग कर सकते हैं, फिर उसके बाद में शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं, अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं, अक्करकरा का प्रयोग कर सकते हैं, विदारी कंद, वाराही कंद इसका प्रयोग कर सकते हैं, फिर जायफल का प्रयोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत अच्छा रहता है, तालीम खाने का प्रयोग कर सकते हैं, केशर का प्रयोग कर सकते हैं। इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और दूसरा क्या है कि खाने में दीपन पाचन करके घी का सेवन ज्यादा करना है। अगर घी ज्यादा खाएंगे, स्नेहन जितना होगा उतना वहां पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक हो जाता है। इसी तरह से जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं बहुत सारे, जैसे खजूर हो गया, खजूर का सेवन करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा अरब लोग बहुत ज्यादा खजूर का सेवन करते हैं, तो उनमें सेक्सुअल पावर अच्छी रहती है, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होता है। खजूर का सेवन करेंगे, किशमिश का सेवन करेंगे, बादाम खाएंगे, किशमिश, तो ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स है उसका सेवन करने से, मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको मैंने कहा कि आपने केवल ड्राई फ्रूट्स खाइए तो उनका स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी बढ़ गया, इरेक्शन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। इसी तरह से अल्कोहल पीना और स्मोकिंग करना ये पूरी तरह से बंद करना चाहिए। तब फिर क्या होता है कि फिर ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक हो जाता है। अब इसी तरह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्योंकि एक लेक्चर में ये नहीं होगा, इसके लिए हमें बहुत सारे और लेक्चर्स करने पड़ेंगे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं। मतलब क्या होता है कि कभी कभी ना मतलब अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा घृणा हो जाती है, कोई बात का लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, तो उसके वजह से भी इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेंटली इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हम लोग देखेंगे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है वो प्राइमरी लेवल पे हो सकता है, कभी सेकेंडरी इंपोर्टेंस ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि जो पुरुष है वो कंटिन्यू इरेक्शन नहीं रख पाता है पेनिस में, जब वो इंटरकोर्स करना चाहता है तो वो या तो वजाइनली भी नहीं कर सकता, रेक्टली भी नहीं कर सकता, और ये एक तरह से क्लैब्यता रहती है, नपुंसकता रहती है, और वह जो मतलब वो जल्दी ही लूज पड़ जाता है या वो इरेक्ट ही नहीं हो पाता है, ऐसे भी कंडीशन आते हैं। तो इसका कारण होता है कि कभी कभी भय रहता है, एंग्जाइटी रहता है, कारण बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है, या फिर जो स्त्री के साथ कर रहा है वो उसके साथ सुटेबल नहीं रहती है, वो मतलब ऐसा लगता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, तो उसके वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है। फिर बहुत ज्यादा चोट लग जाती है उसकी वजह से हो सकता है। किसी औरत से बहुत ज्यादा डर रहता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगी, तो डर के वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। फिर कभी कभी ऐसा डर रहता है कि जिसके साथ कर रहे हैं, जैसे आजकल ये लिव इन रिलेशनशिप हो रहा है बहुत ज्यादा, तो डर रहता है कि जिसके साथ भी वो कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। तो ये डर डर के वजह से भी इम्पोर्टेंसी आ जाती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। कभी कभी रैपिड इजैकुलेशन होता है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है कि बहुत जल्दी शुक्र निकल जाता है। मतलब 50% जो पेशेंट आते हैं उनको ना बहुत जल्दी शुक्र निकल जाता है हमारे प्रैक्टिस में, मतलब उनको विद इन 10 सेकेंड या 30 सेकेंड ताकि रिएक्शन रहेगा और शुक्र निकल के, और उसके बाद में पेनिस जो रहता है वो लूज पड़ जाता है, मतलब वो इंटरकोर्स भी अच्छे से नहीं कर पाते, उसके पहले ही वो पूरी तरह से वीक हो जाता है। इसी तरह से किसी किसी को बहुत देर के बाद इजैकुलेशन होता है, वो इजैकुलेट ही नहीं कर पाते, शुक्र ही नहीं निकल पाता है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन के अपोजिट रहता है जो रिटार्डेड इजैकुलेशन ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन वाले पेशेंट आते हैं, उनको भी ये सारे कंडीशन जो है यह वायु के इम्बैलेंस होने की वजह से ही होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, मतलब शरीर क्रियात्मक कि जो पेनिस में ब्लड सप्लाई है
वह ब्लड सप्लाई हैम्पर हो रहा है, स्त्रोतोरोध हो रहा है, या रस और रक्त की कमी है, मतलब पांडुता है, उसके वजह से हो सकता है। या फिर जो पेनिस है उसके मसल्स कमजोर हो गए हैं, या फाइब्रस टिश्यू कमजोर हो गए हैं, जो वहां पे वेन्स है, आर्टरीज है, या कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो है वह खराब हो गया है, या फिर मतलब स्मूथ मसल्स, फाइब्रस टिश्यू ये पूरी तरह से कमजोर हो गए हैं, उसमें ताकत नहीं है, इसलिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। ये फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है। कभी कभी टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वह वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और ज़्यादातर 40 ईयर्स के बाद के जो पुरुष होते हैं उनमें ये नॉर्मली देखा जाता है कि लो टेस्टोस्टेरोन लेवल रहता है। जिस तरह से स्त्रियों में आफ्टर 40 ईयर्स जो AMH वैल्यू जो रहता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, वो कम होने लगता है, उसी तरह से पुरुषों में भी, सभी का मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ पुरुषों में भी ये बहुत ज्यादा कम होता है। अब आसाराम बापू जैसे लोग हैं, वो इतने बुढ़े हो गए, उनमें तब भी ताकत है, तो तभी तो वो रेप करके फिर अभी जेल में है। ऐसे मतलब जो लोग रहते हैं ना, कुछ कुछ 100 साल की उम्र में भी पुरुष रहते हैं। मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादातर 40 साल की उम्र के बाद कम होने लगता है, उसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है। सुश्रुताचार्य जी ने भी ये बताया है कि मतलब जब एज बढ़ने लगता है तो उसके वजह से भी, सुश्रुताचार्य जी ने बोला है कि उम्र बढ़ने की वजह से जराजन्य जो ये ध्वज भंग होता है, वह सुश्रुताचार्य जी ने बहुत बोला है, तो उसकी वजह से हर्ष उत्पन्न नहीं होता है। हर्ष उत्पन्न नहीं होगा तो शुक्र जल्दी निकल जाएगा या नहीं निकलेगा, ऐसा कंडीशन सुश्रुताचार्य जी ने बहुत अच्छे से बताया। कभी कभी काम का बहुत ज्यादा मेहनत रहता है, फिजिकली या मेंटली, जैसे लोग IT सेक्टर में रहते हैं, वो इतना ज्यादा थक जाते हैं, इतना ज्यादा ओवरलोड रहता है कि फिर वो घर से आते हैं, ऑफिस से घर आते हैं तो उनको कुछ करने का मन ही नहीं करता, और उनको चिड़चिड़ापन आता है, वो कोई सो नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है। तो ये जो शोक चिंता भय इनसे त्रसित रहते हैं बहुत ज्यादा, उनको भी बहुत ज्यादा ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, किसी ना किसी बात का ग्रीफ है, या फियर है, एंजाइटी है, टेरर है, किसी से घबराहट हो रही है, तो किसी का प्रति आतंक है, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। इसी तरह से अगर रिलेशनशिप खराब है, अगर किसी स्त्री को वो पसंद नहीं कर रहा है और उसके साथ जबरदस्ती करना पड़ रहा है, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद सेक्सुअल पार्टनर, मतलब रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उस किसी पुरुष को कोई स्त्री का चरित्र पसंद नहीं है, उसका हाव भाव पसंद नहीं है, और वह उसको जबरदस्ती करना पड़ता है तो उसको मन ही नहीं करेगा, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उसमें भी दिखता है। इसी तरह से कोई कोई बीमारियां रहती हैं जिसमें ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, उसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, पार्किंसन डिजीज में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, अनीमिया की कंडीशन में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, डिप्रेशन की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, फिर बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होते हैं, उसके वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, फिर अस्थमा रहती है बहुत ज्यादा, अस्थमा में इंसान थक जाता है सांस लेने में, उसके वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। कभी कभी मेडिसिन का, जैसे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन कंटिन्यू खाया जाता है, जो मतलब डिप्रेशन को निकालने वाली दवाइयाँ, ट्रैंकुलाइजर्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो रहती है, मतलब BP की दवाइयाँ रहती हैं, उनका साइड इफेक्ट की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। जो लोग टोबैको खाते हैं बहुत ज्यादा, उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं उनको ये सब हो जाता है। और जो लोग रुक्ष पदार्थ का सेवन करते हैं और बहुत ज्यादा पानी ज्यादा पी रहे हैं, या एलोपैथी की दवाइयों का रिसर्च करना चाहिए। जो स्टैटिन का ग्रुप की दवाइयां हैं, कोलेस्ट्रॉल की, एंटी कोलेस्ट्रॉल की जो दवाइयां हैं, वो खाने से भी शुक्र बहुत ज्यादा होता है, और उसके वजह से भी ऐसा पाया गया है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। तो एलोपैथी की दवाइयों से साइड इफेक्ट तो होता ही होता है, 100% होता है। उसी तरह से पेल्विक रीजन में अगर जख्म हो गया, चोट लग गया, इंजुरी हो गया, इसके वजह से भी ये हो सकता है। इसी तरह से मोटापा होना, जो लोग बहुत ज्यादा साइकिलिंग करते हैं, बाइसिकल राइडिंग करते हैं, या फिर पास्ट हिस्ट्री में उनको सेक्सुअली अब्यूज किया है, बहुत ज्यादा तकलीफ दिया गया है, उसके वजह से हो सकता है। या बुढ़ापे में जराजन्य इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो हमें ट्रीटमेंट जो करना है वो वाजीकरण करना है, वाजीकरण दवाइयां देनी है जो घोड़े जैसी ताकत लाए, क्योंकि प्राकृत होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि खान पान और फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटली बैलेंस रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम ये करेंगे, मतलब वहां पे पेनिस को ताकत देने वाली दवाइयाँ, स्ट्रेंथ देने वाली, एनर्जी देने वाली दवाइयाँ, पूरा बॉडी में शुक्र बढ़ाने वाली दवाइयाँ, ये सब जब देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इसमें बाजीकरण
और रसायन द्रव्यों का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मुसली का प्रयोग करते हैं, शतावरी का प्रयोग करते हैं, तो उससे ना क्या होता है कि यौवनावस्था आ जाती है फिर से। सिद्ध मकर ध्वज है, रसेंद्र काम चूड़ामणि रस है, फिर कामिनी विद्रावण रस है, फिर इसी तरह से बहुत सारे वाजीकरण योग, चरक संहिता में 4 चैप्टर वाजीकरण के बताए हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बहुत ज्यादा मतलब होते हैं। और उन्होंने बताया है कि जब हम ये द्रव्य का सेवन कर रहे हैं तो 100 स्त्रियों को सेवन करने की तरह ताकत आ जाती है। ऐसे बहुत जगह बताया। इसी तरह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो कुछ कुछ लेप रहते हैं, जैसे जायफल का लेप लगा दिया तो उससे पेनिस में ताकत आ जाती है। लवंग का प्रयोग कर दिया तो लवंग का ऐसे कल्क लगा दिया, या फिर पिस्ता का प्रयोग कर दिया, निर्गुंडी का प्रयोग कर दिया, तो उससे वेस्कुलैरिटी जो रहती है पेनिस में वह बढ़ जाती है। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट होना और वेस्कुलैरिटी मतलब ब्लड सप्लाई होना और कॉन्ट्रैक्ट होके फिर रिलैक्स होना, ये जो है ना ये मतलब इरेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे और इसी तरह से नारदेल लक्ष्मी विलास रस, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। फिर पान का पत्ता है वह बहुत बढ़िया काम करता है। और हम लोग को ना खाने पीने का भी बहुत अच्छा से ध्यान रखना चाहिए कि मतलब बिना अग्नि के खाना नहीं खाना है, और रात को टाइम पे सोना है, प्रॉपर स्लीप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसमें बोला है कि निद्रा नाश से क्लिबता अक्लिबता, निद्रा का वर्णन करते हुए सभी ग्रंथों में बोला है कि अगर निद्रा नाश होता है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, मतलब अवृश्यता रहती है, क्लिबता आ जाती है। इसलिए नींद पूरा होना बहुत जरूरी है। और दूसरा बात है कि दिवा स्वप्न नहीं करना है, वेगों का धारण नहीं करना है। वेगों का धारण करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी और उसके वजह से भी ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो रहता है, और उसमें स्त्री जो है वो सबसे ज्यादा वृश्यतमा बताई है, आप लोगों ने ग्रंथ में पढ़ा है। तो स्त्री अच्छी रहनी चाहिए। अगर अपनी वाइफ से नहीं मिल रहा है तो ग्रंथों में तो बोला है कि बहुत सारी प्रेमिकाएं रखें। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत काम करे, मैं ट्रीटमेंट के पर्पज से बता रहा हूँ कि उसमें बोला है कि बहुत सारी सौंदर्य वाली स्त्रियों का सेवन करें, उससे फिर से उसका क्लैब्यता दूर हो जाएगा। ये सब बताया है एज ए चिकित्सा पर्पज में बता रहा हूँ। सुंदर सुंदर लड़कियों को देखना, उनकी तरफ आकर्षित होना, उनकी तरफ उनसे बात करना, यह भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करता है। चिकित्सा के पर्पज से मैं बता रहा हूँ, मैं कोई गलत काम करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। और जितना अपना ऋतुचर्या है उसमें हर ऋतु में बताया कि ऐसी स्त्री का सेवन करें, ऐसी स्त्री का सेवन करें, ऐसे वातावरण में करें। ये सब ना, ये जितने भी ऋतुचर्या ये सब बताया है, ये सब इसीलिए है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और क्लिबता इन सबको दूर करना है। अभी आप लोग के जो भी प्रश्न है कृपया आप लोग यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे, मैं उसका उत्तर देने का जरूर कोशिश करूंगा। और मैं चाहता हूं कि जितने चिकित्सक हैं वह इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट हैं उसको ट्रीट करें। आप भले स्त्री वैद्य हैं या पुरुष वैद्य हैं, आप लोग को इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट को लेना है और ठीक करने का कोशिश करना है। जहां आप लोग को नहीं आ रहा है, दवाइयों का तो मैंने थोड़ा ही बताया, जब वाजीकरण अध्याय पढ़ेंगे और मैंने पढ़ाया भी है, बार बार पढ़ा है, और भी मैं ईडी की लेक्चर लूंगा तो बताते रहूंगा। एक मेरा ईडी ऑयल है, वो एक बार आप लोग लगा के देखिए, फिर क्या मतलब फायदा होता है आप लोग को पता चलेगा। तो वो तेल लगाते ही इरेक्शन इतना होता है कि रात भर इरेक्शन रहता है। 3 बार भी कर लिया ना तो वो लूज नहीं पड़ता है। उसमें क्या कंटेंट्स है वो मैं कभी और लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग प्रश्न पूछिए, जो भी आप लोग के प्रश्न है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जी, आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, हम चिकित्सक हैं, चिकित्सा के पर्पज से ये सब डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर लक्ष्मी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिवाकर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोगों के पास भी ऐसे पेशेंट आते हैं, सभी के पास आ रहे हैं क्योंकि ये बीमारी बढ़ रही है मेल इनफर्टिलिटी का। तो आप लोग को चिकित्सा करना है, सारा सिम्टम्स देखिए, पूछिए, समझिए, और अगर जहां पर भी कोई अटक रहे मुझे पूछिए, मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें ना हर फील्ड में, कोई भी हो फील्ड, मतलब आयुर्वेद से रिलेटेड, उसमें हमें सक्सेसफुल होना है। तो इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजीव त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। राजीव त्यागी जी बोल रहे हैं कि sir, there are so many ads in newspapers regarding sexual disorders. They claim about increase in size as well as libido through Ayurveda with guarantee. Are these ads mislead the patient? How much is truth behind such ads? आप इसके बारे में आप ढूंढिए, मेरे को तो इसमें कोई सच्चाई नहीं रहती है। वो वाइग्रा कोई केमिकल मतलब वो दे देते हैं, हार्मोन्स दे देते हैं और पेशेंट को लूटते रहते हैं और पेशेंट ना पागल रहते हैं।
मतलब आज के ज़माने में ना सेक्स के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, तो वो ना मिसलीड करते हैं वो सारा चीज़, और उससे और सारी बीमारियां होती है। ऐसे है कि काम की इच्छा को क्यों बढ़ाना है, जब मतलब बहुत सारे गलत चीज़ों का सेवन करा के एक तरह से वो एडिक्शन हो जाता है उन सब चीज़ों का, और उससे और ज़्यादा ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का और प्रॉब्लम हो जाता है। जी, डॉक्टर गौतम जी बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि वन पेशेंट सफर्ड फ्रॉम ईडी आफ्टर यूजिंग वाइग्रा। आई हैव गिवन टैबलेट यमुनामृत वटी 1 BD विद गोदुग्ध अश्वगंधा शीरपाक फॉर 21 days बट नो रिजल्ट। हाँ, इसमें पहले हेतु निकालिए, खाना पीना वगैरह सब दिखा रही। और वाइग्रा का प्रयोग जो मैंने बताया, वाइग्रा का प्रयोग एक बार करेंगे लेकिन वो लूज कर देता है पूरा, मतलब इरेक्शन ही नहीं होता, 6-6 महीने तक इरेक्शन नहीं होता। तो ऐसा चीज का यूज क्यों कर। आप ये केस मुझे बताइए व्हाट्सएप पे या मुझे कॉल करिए, तो मैं हेतु निकाल के आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। डॉक्टर मनोज जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन जी बोल रहे हैं कि सर वन पेशेंट है, वात पित्त प्रकृति है, ओवर मास्टरबेशन की हिस्ट्री है, वृक्ष योग सिद्ध मिल्क के साथ दे रहा हूँ, लेकिन पेशेंट को नाइटफॉल होता ही है, क्या दें। नहीं तो उसमें हेतु निकालिए कि हेतु क्या है, क्यों वो कर रहा है। संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम, और विरेचन करा दीजिए, वायु का अनुलोमन कराइए। वृक्ष योग केवल देने से नहीं होगा, उनको घृत पान कराना बहुत जरूरी है। तब भी ये केस आप मुझे अच्छे से बताइए, तब मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा कि और क्या करना है। केवल आप मुझे पूछेंगे और मैं एक दवाई बताऊंगा तो ऐसे नहीं होगा। पूरा केस समझ के, संप्राप्ति समझ के फिर बताएं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। जो भी केसेस में आपका फेलियर हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, मुझे अच्छे से बताइए, मैं आपको बताऊंगा। स्वर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीष जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं कि मेरे पास एक पेशेंट को स्पाइनल प्रॉब्लम है और डिस्क बल्ज है और ईडी की प्रॉब्लम है 4 साल से, क्या दे सकते। तो आप जो हेतु से हुआ है, इंजुरी हुई है, तो वहां पे आप बस्ती करिए और स्नेहपान कराइए और गूगल कर दीजिए। ये सबसे पहले स्पाइन को ठीक करिए, नर्व्स का प्रॉब्लम ठीक होगा तो उसके बाद ही ईडी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डॉक्टर अनुप्रीता शिंदे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर योग्या जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर योग्या जी बोले प्रमेह रोगी में गुड़ीची किस प्रकार सेवन कराना चाहिए। आप गुड़ीची का स्वरस यूज कर सकते हैं, क्वाथ यूज कर सकते हैं, चूर्ण यूज कर सकते हैं, पंचांग का प्रयोग कर सकती हैं। डॉक्टर विवेक भारद्वाज जी बोल रहे हैं कि वन पेशेंट हैज बोथ प्रॉब्लम्स प्री मैच्योर इजैकुलेशन एंड ईडी व्हाट टू डू। तो उसमें शुक्र क्षय क्यों हो रहा है, हेतु और खाना पीना उसका कैसा है, दिनचर्या कैसा है, ऋतुचर्या कैसा है, वो पूरा हिस्ट्री बताइए, तब मैं आपको अच्छा मेडिसिन बता पाऊंगा जिससे आपके पेशेंट को रिजल्ट आए। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन जी बोल रहे हैं कि सर पेशेंट की बॉडी से हीट से भी नेटफॉल होता है, इसमें क्या दें। तो विरेचन चिकित्सा सबसे अच्छा है, पित्त शामक चिकित्सा दें। डॉक्टर जतिंद्र वर्मा जी बोल रहे हैं व्हाट इज रोल ऑफ पंचकर्मा ईडी। 100% रिजल्ट आता है क्योंकि स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति ठीक होती है। विरेचन कराने से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत क्योंकि स्त्रोतस अवरुद्ध है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है पेनिस में, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमें स्त्रोतस की शुद्धि करने के लिए पंचकर्म तो कराना ही चाहिए। इसमें रानू मंडल जी बोले इसमें नस से भी काम करेगा, जरूर काम करेगा। नस से ही क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहता है स्टिमुलेट होता है और हार्मोन क्रिएट होने लगते हैं, माइंड रिलैक्स होता है, एंग्जाइटी और घबराहट, भय, ये डिप्रेशन, ये सब दूर होता है। और फिर जितने हार्मोन सीक्रेट होंगे अच्छे से, उतना ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक हो जाएगा। डॉक्टर आदित्य ओझा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिनेश पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गुरनेक सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गंगवार जी बोल रहे हैं कि सर नमस्ते, व्हाट कैन वी डू इन डायबिटिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। डायबिटिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है तो वसंत कुसुमा का रस दीजिए और डायबिटीज की चिकित्सा करिए जब वहां नसों में ताकत आ जाएगी, क्योंकि धातु शैथिल्यता रहती है, आयुल मूत्रता बहुमूत्रता ऐसे रहता है, क्लेद जन्य संप्राप्ति है, वहां धात्वग्नि को अच्छा किया, क्लेद को निकाल दिया, धातुओं की शिथिलता को दूर कर दिया, शिलाजित का प्रयोग किया तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक हो जाता है। डॉक्टर गौरव जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संगीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संदीप कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अवंतिका जी बोल रहे हैं कि 25 साल का मेल पेशेंट को बहुत औषधियों के बाद भी फायदा नहीं है, अनुलोमन भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अब क्या करना चाहिए। आप ये केस मुझे अच्छे से बताइए, मैं अपना नंबर देता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। क्योंकि केवल ये चीज कि मैंने सब दिया और ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। आपको वो केस अच्छे से मुझे बताना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर बस्ती करना है कि क्या दवाई देना है। क्योंकि दवाइयां बहुत सारी हैं, 1.5 लाख दवाइयां हैं और आप दवाइयां दे रहे हैं, 4-5 फॉर्मूले वाले दवाइयां दे रहे हैं, उससे नहीं होगा केस सॉल्व।
आपको पूरे अच्छे से केस टेकिंग करना पड़ेगा। डॉक्टर आकांक्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मंजू जी बोले हैं कि सर शीरपाक बनाने की मेथड और मात्रा क्या है। शीरपाक का आप भेषज कल्पना खोलिए, आपका होमवर्क है। मेरा यहाँ इंटरव्यू मत लीजिए, आप भेषज कल्पना खोलिए, उसकी किताब खोल के वो पढ़ के मुझे भी बताइए, और शारंगधर संहिता भी पढ़िए, उसमें शीरपाक बनाने की विधि पढ़ के मुझे बताइए। मतलब आप ऐसे प्रश्न मत पूछिए कि मतलब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपका एग्जाम लूंगा। मंजू जी आप ना मेरे पास आइएगा ऑनलाइन, मैं आपका एग्जाम लूंगा और मैं आपसे सारी चीज पूछूंगा। क्वाथ कैसे बनाते हैं, स्वरस कैसे बनाते हैं, हिम कैसे बनाते हैं, फांड कैसे, आप मुझे सब बताएंगे। अब मैं आपका एग्जाम लूंगा। डॉक्टर अमित जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संगीता जी मैं अपना नंबर दे रहा हूँ आपको। डॉक्टर रविशंकर जी प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी बोल रहे हैं कि जायफल जावित्री और लवंग को तिल तेल में पकाकर यूज कर सकते हैं। हाँ, इसको लोकली लगाते हैं तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में फायदा होता है। डॉक्टर आकांक्षा जी बोल रहे हैं, हाँ ये इन्होंने बोला है कि सर इज देयर एनी मेडिसिन इन आयुर्वेदा टू इंक्रीज द साइज ऑफ पेनिस ऑफ मेल। 100% होता है इसका। मैं अभी यहाँ ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आयुर्वेद में ऐसी दवाइयाँ हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में। डॉक्टर आकांक्षा जी बोल रहे हैं कि सर कुछ पेशेंट में क्रॉनिक ग्रहणी होने के बाद ऐसा मिलता है, चिकित्सा देने पर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बहुत बढ़िया आपने बताया। ये बोल रहे हैं काली प्रसाद पांडा जी बोल रहे हैं सर नाइस वार्निंग टॉपिक यू आर प्रेजेंटिंग। वार्निंग नहीं होता है, बर्निंग, BUR, वार्निंग नहीं होता है, BOR नहीं, BUR। स्पेलिंग मिस्टेक, आयुर्वेद के डॉक्टर्स को स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना चाहिए। डॉक्टर उमा रानी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम पांडे जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, आई हैव सम पेशेंट ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर ED इन डायबिटिक पेशेंट, प्लीज सजेस्ट सम गुड ऑप्शंस। मैं जरूर बताऊंगा आपको। डॉक्टर अमित डोगरा जी बोल रहे हैं कि प्रमेय रोग में पाक औषध अश्वगंधा पाक दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, जिसमें चीनी होगा वो चीज अश्वगंधा पाक नहीं देना चाहिए, तो उनका शुगर बढ़ जाएगा। डॉक्टर रीना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी गुड इवनिंग आपको। डॉक्टर जतेंद्र वर्मा जी बोल रहे हैं कि कैन वी गो फॉर उत्तर बस्ती आफ्टर विरेचन एंड विच घृत इज यूज्ड फॉर उत्तर बस्ती। एक तो विरेचन करा के फिर ब्रेक लेके फिर मात्रा बस्ती देके फिर उत्तर बस्ती देना चाहिए। बस्तांड घृत जो रहता है, बकरे का जो अंड कोश होता है उसे घृत सिद्ध करिए वृक्ष योग डाल के, और वह घृत का उत्तर बस्ती देना है। दूसरा क्या कर सकते हैं कि वृक्ष, बहुत सारी मेडिसिन है, उसको दूध में शीरपाक करके दे सकते हैं। तो जैसे कि आपने अश्वगंधा शीरपाक दिया, कपिकच्छु शीरपाक दिया, इन सब का उत्तर बस्ती देते हैं तो बहुत अच्छा। या उससे सिद्ध घृत जो रहता है, कपिकच्छु सिद्ध घृत, अश्वगंधा घृत, विदार्यादि घृत, कुष्मांड घृत, इन सब का उत्तर बस्ती देते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। डॉक्टर विवेक चड्ढा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हनुमंत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीष जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पंकज गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। जी मनीष जी बोले हैं उच्च रक्तचाप वाले को मरीज को ED हो सकता है। 100% होता है, यह देखा जाता है। हाई BP वाले को होता है। डॉक्टर विजय जाधव जी नमस्ते प्रणाम सर। डॉक्टर RK मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोग के जो केसेस सॉल्व नहीं हो रहे हैं ED के पेशेंट, वो मुझे बताइए। केस टेकिंग होना प्रॉपरली केस टेकिंग होना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद का ऐसा नहीं है कि केवल फॉर्मूला और टोटका इसका प्रयोग करके और आपने ED ठीक कर दिया। भले आपको 1-2 पेशेंट में रिजल्ट आएगा, मैं 2-3 दवाई बता दूंगा तो, लेकिन हर पेशेंट अलग होता है। पुरुषम पुरुषम विक्षम वा, ऐसा जो बताया है उसको ध्यान में रखना जरूरी है। हर पेशेंट अलग होता है। किसी ने क्षार का सेवन किया होता है, किसी ने पॉर्न वीडियोस बहुत ज्यादा देखे होते हैं, किसी ने गलत तरह से मैथुन किया होता है। बहुत सारी बातें रहती है जो यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कैसे बताऊँ। बहुत सारे जो हेतु के रूप में पाए जाते हैं, कुछ यहाँ पे मर्यादा भी रखनी पड़ती है। हम लोग कुछ कुछ बातें जो है वो शास्त्र के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें रहती है जो बहुत गलत चीज़ों की वजह से भी ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऐसा प्रॉब्लम पाया जाता है। तो आप लोगों को कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग मुझे कॉल करिए। इंटरेक्टिव सेशन भी अभी 8:15 बजे होगा, उसमें भी आप आ सकते हैं। देखिए मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, जितेंद्र वर्मा जी कॉन्टैक्ट नंबर देखिए। और मैं आप लोगों को ना जिन जिन लोगों को ED ऑयल चाहिए मैं उन लोगों को भेज दूंगा, उसका प्रयोग करेंगे। तो वो दवाई मैं 19 ईयर से प्रयोग कर रहा हूँ, वो हमारे सर का है जो 500 साल पुराने वैद्य लोगों का एक फॉर्मूला है। ED ऑयल का प्रयोग करेंगे ना तो कि आप लोग खुद भी कर सकते हैं, जो मेल डॉक्टर्स हैं खुद भी यूज करिए, इतना बढ़िया और सेफ है।
उससे ना ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके बारे में मैं एक लेक्चर लूंगा, उसमें मैं और अच्छे से बताऊंगा कि उसमें क्या घटक द्रव्य हैं, क्योंकि अभी लेक्चर का टाइम खत्म हो गया। अभी क्योंकि मुझे व्याधि बताना था, अब मैं मेडिसिन कभी बताऊंगा और उसमें ईडीएल के कभी बताऊंगा, तो आप लोगों को बताऊंगा। तब आपको पता चलेगा कि आयुर्वेद क्यों इतना ग्रेट है, ऐसे ऐसे चीज़ों में कितना बढ़िया काम कर सकता है। तो अभी मुझे जाने का इजाज़त दीजिए। प्रणाम, नमस्ते सभी लोगों को।